बच्चे कैसे हैं जी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। तो मैं लाली वर्मा नेक्स्ट टॉपर्स की वन शॉट सीरीज में प्यारे प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो प्यारे बच्चे, वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और मैं आपसे ये भी कह रही हूँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आप अपने अपने क्लासमेट्स को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको बता दो कि भाई हिंदी के वन शॉट स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम आरोह, वितान, अंतरा, अंतराल, अभिव्यक्ति और माध्यम सब कुछ करने वाले हैं, वो भी फटाफट। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपका। तो जो आपको परेशानियां थी, बहुत सारे आपके मतलब नोटिफिकेशंस आए और ये भी पता चला कि कब से स्टार्ट होंगे, तो भाई स्टार्ट हो चुकी है। अब काहे की देर, आ जाओ जल्दी से। आज मैं लेकर आई हूं आपकी ही पाठ्य पुस्तक आरोह का पाठ है 3। हाँ, क्या नाम है? कविता के बहाने। कविता के बहाने। और बात सीधी थी पर। भाई पर जब आ गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा ही कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के लेखक कुंवर नारायण जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनकी रचनाएं कौन सी थी, हिंदी साहित्य में उनका योगदान किस तरह से रहा, आइए वो सब जानते हैं। तो कुंवर नारायण जी जो हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं, जन्म हुआ 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में। रचनाएं, प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह, ठीक है, कब प्रकाशित हुई? 1956 में। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों ये काव्य संग्रह है। आत्मजयी प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार सामान्य। प्रमुख पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। निधन सन 2017 दिल्ली में। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुंवर नारायण जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही योगदान रहा और कई पुरस्कारों से आपको नवाजा भी गया। अब हम पढ़ते हैं कविता के बहाने। भाई इसके बहाने, स्कूल ना जाने के बहाने, काम ना करने के बहाने, मम्मी से टाल मटोल करने के बहाने तो सुने थे, समझे थे, किए थे, लेकिन कविता के बहाने ये कौन सी बात हुई? कविता के भी कोई बहाने होते हैं क्या? कौन जाने। यहाँ तो चिड़िया भी है। अच्छा, आप जैसे कोई सोच भी रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इधर फूल भी है, खिला हुआ है, फिर मुरझाया हुआ है। आखिर है क्या? इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कुंवर नारायण जी? आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ठीक है, अब कविता को कवि कुंवर नारायण ने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रतिबिंबों, मतलब सिंबल्स के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, उदाहरणों के, प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि कविता की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया की उड़ान की सीमा है। ठीक है, वो जाएगी, उड़ेगी, उड़ेगी कुछ सीमा तक, कुछ हद तक उड़ेगी और फिर वापस आकर कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। ठीक है, थक जाएगी। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मतलब जिस तरह से चिड़िया उड़ती है ना, कविता भी उड़ती है। लेकिन कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन चिड़िया की तरह कविता उड़ती तो है, लेकिन चिड़िया जानती नहीं है कि कविता उड़ती कितनी है। या कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया को नहीं पता है क्या कविता की भी उड़ान होती है। बाहर, भीतर, इस घर, उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। अब भाई कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि पक्षी, मतलब चिड़िया, उड़ गई, निकल गई, उड़ जा रही है बहुत, उसको लगता है कि मैं सारे आकाश को नाप लूं, दूर क्षितिज तक चली जाऊं, स्वतंत्र होकर उड़ती रहूं। लेकिन कुछ दूरी तक जाते जाते वो भी थक जाती है और फिर रुक जाती है। ठीक उसी तरह से क्या बताया है कि कविता भी सदियों से आती है और दूर, मतलब कब से, सदियों से कविताएं चल रही हैं, लेकिन आज तक उड़ रही हैं। कविता एक खिलना है,
फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ पर यह भी बताया कि कविता फूलों की तरह है, सुगंध फैलाती है, शब्दों के माध्यम से दिल को गुदगुदाती है, हृदय को गुदगुदाती है, कभी खुशी लाती है, कभी आंखों को नम भी कर देती है। कविता में तो वो शक्ति होती है जो महका देती है। हाँ, मुरझाए हुए चेहरे को एकदम खिलखिला उठते है चेहरा, है ना, मुस्कान में बदल देती है, उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। ऐसे होती है उसके शब्द का चमत्कार। तो क्या कविता और फूल का खिलना एक समान माना जाए? क्या कविता और चिड़िया की उड़ान को एक समान माना जाए? तो अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि ये कहते हैं कि बाहर भीतर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से पहले उन्होंने तुलना की, लेकिन चिड़िया तो थक हार कर बैठ जाती है, उसकी उड़ान लिमिटेड रहती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती, सदियों से चली आ रही है। और आज भी उसी जोश, उस उमंग, उस उत्साह के साथ, उसी वीरता के साथ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वही रस या भाव की उत्पत्ति होती है, संचार होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से फूल जब खिलते हैं, खिलते हुए फूलों को कौन पसंद नहीं करेगा? रंग बिरंगे फूल, बहुत सुंदर फूल इधर उधर, लेकिन उनकी भी सीमा होती है। खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता नहीं मुरझाती। फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब यहाँ पर कविता ने कवि ने एक और उदाहरण दिया है कि हाँ, यदि कविता की तुलना की जाए तो बच्चों से की जा सकती है। कैसे? कि कविता जो है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जैसे बच्चे के मन में कोई भेद नहीं रहता कि मैं इसके घर जाऊं या नहीं जाऊं, इसके घर का कुछ खाऊं या नहीं, जो उसको अच्छा लगेगा वो उठा भी लेगा और किसी के घर भी जाकर खाने भी लगता है, क्योंकि वो मासूम है, वो बच्चा है। उसके मन में हम बड़ों जैसी प्रवृत्ति नहीं है कि यार इसके घर जाना चाहिए या नहीं, हाँ यहाँ इससे ये कहना चाहिए ना, किसी के घर कुछ खाना चाहिए। नहीं, थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं फिर मम्मी की तरफ देखते हैं, यदि मम्मी आंख दिखा के देगी तो आंटी कहेंगी, तब भी कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन छोटा बच्चा खाना होगा तो खुद उठा के खा लेगा, इतना मासूम। तो ये मासूमियत, ये प्यार कविता में भी होता है। कविता के लिए भी कोई छोटा बड़ा किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। कविता सबके लिए होती है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए नहीं है, या धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, उम्र का भेदभाव, किसी भी सामाजिक भेदभाव, कोई भी भेदभाव नहीं है। कविता सबके लिए है। जैसे एक छोटा मासूम बच्चा हर घर में, किसी के भी घर में जाकर खेल सकता है, उछल कूद मचा सकता है, उसका सामान उठा सकता है, पटक सकता है, खा सकता है, ठीक वैसे ही कविता भी बच्चे की तरह होती है, जो सबके लिए समान भाव रखती है। अब देखिए क्या बताया, कविता के बहाने। इस कविता में कवि ने, पहले तो आप ये देखिए, इन दोनों संग्रह से ली गई है, और कवि को शक है कि आधुनिक यंत्रों के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कि भाई एआई का ज़माना आ गया, क्या क्या हो गया, क्या कविताएं भी धीरे धीरे लुप्त होती जाएंगी। तो ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक ही तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फ़र्क केवल इतना है कि चिड़िया की उड़ान एक सीमा होती है, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, लिमिटेड होती है, मगर कवि की उड़ान अर्थात भावनाओं की कोई सीमा नहीं रहती। तभी तो कहते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंच सकती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। तो कवि की कल्पना की मतलब कविता की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भरती है, और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित ना होकर बहुत विस्तृत होती है। कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बिखेरती है, जिस प्रकार एक फूल चारों ओर खुशबू बिखेरता है, लेकिन फूलों का विकसित होना, खुशबू बिखेरना कुछ ही समय तक रहता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है कुछ समय बाद। इसके विपरीत कविता भावों को प्रभाव अत्यधिक लंबे समय तक होता है। आप देखो ना, झांसी की रानी कविता हुई है ना, या कृष्ण की चेतावनी कविता हुई, आज भी जब हम पढ़ते हैं तो वो पुरानी नहीं लगती हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रोम रोम आज भी ऐसे वीरता से, उत्साह से भर जाता है। तो कविता कभी पुरानी नहीं होती, कविता कभी मुरझाती नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के मुरझाए खिले रहने, खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता। कवि ने बच्चों को खेल के कविता के समान बताया है कि जिस प्रकार बच्चे कल्पनाएं असीमित होती हैं, बच्चे किसी के भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, वो किसी सीमा में नहीं बंधी। कवि बच्चे और कविता की तुलना की है, दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों ही कल्पनाएं असीमित हैं, दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं करते। अब चलते हैं, बात सीधी थी, यदि यहीं पर यदि हो जाता पूर्ण विराम तब तो ठीक था, लेकिन अब लगा है बात सीधी थी पर। भाई पर क्या हुआ, आखिर क्यों? बात तो सीधी थी पर मतलब लगा है तो कुछ तो उलझ गई है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। आखिर क्या गड़बड़ हुआ है? बात सीधी थी पर एक बार, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। अब यहां पर बताया है हमारे जीवन मूल्य जो है प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से व्यक्ति आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर कभी तिल का ताड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बन जाता है, इतना तू मैं करने लगते हैं कि अच्छी खासी पहचान, बरसों की पहचान भी ऐसे क्लेश में बदल जाती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं छोटी छोटी बातों में। ठीक है, तो ये बड़ा बुरा बताया है। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी थी, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं ऐसी कि बात आसानी से सुलझी जा सकती है, लेकिन भाषा किस तरह की प्रयोग करते हैं उस पर वो बढ़ भी सकती है और बड़े से बड़ा झगड़ा कम भी हो सकता है, मिट भी सकता है। लेकिन यहाँ था कि बात तो सीधी थी पर भाषा के चक्कर में थोड़ी टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई। कैसे पेचीदा होती गई कि जैसे आराम से दो पड़ोसी बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी गाड़ी यहाँ है, मेरी गाड़ी यहाँ है, मेरी पहले यहाँ से रखा थी, तुमने यहाँ क्यों रखी। तो आराम से उस बात को हाँ भाई साहब ये वो करके समझाया जा सकता था। लेकिन भाषा का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है दोनों के द्वारा, उससे बात बढ़ भी सकती है और बात आराम से सुलझ भी सकती है। तो एक अजीब अजीब सी भाषा का प्रयोग करने लगता है एक पड़ोसी, दूसरा उसी की तरह भाषा का प्रयोग करके उलझ जाता है, तो बात बिगड़ गई। जो बात आसानी से सॉल्व हो सकती थी वो भाषा के चक्कर में फंस गई ना। तो ऐसा कवि ने इसलिए बताया कि कभी कभी होता है ऐसा, तो क्यों ना उस समय झगड़े को बढ़ाने की बजाय हम अपनी भाषा को विनम्रता से, अपने शब्दों को, भाषा को, वाक्यों को, जो शब्दावली हम यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, क्यों ना हम उनको अच्छे से यूज़ करें कि व्यर्थ का जो भी चचड़ा पचड़ा होने वाला है वो ना ही हो। तो अब क्या हुआ, भाषा को उल्टा पलटा। अब क्या हुआ कि भाई भाषा के चक्कर में थोड़ी उलझ गई, तो फिर सामने वाले को लगा कि अरे यार उलझ रही है, तो फिर उसने क्या कहा कि मैं थोड़ा और करूं, शायद मेरा प्रभाव इस पर पड़े और मैं इसकी मतलब नहीं कि ये मेरी बात मान जाए, मेरी सत्ता जम जाए। तो और पता चला घुमाया फिराया कि बात तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती गई, और भी बढ़ती गई। ठीक उसी तरह से जैसे एक स्क्रू रहता है ना, स्क्रू देखा है ना आपने, देखो एक स्क्रू रहता है, हाँ देखो एक स्क्रू रहता है जिसको हम कसते हैं, पेंच जिसमें चूड़ियाँ होती है ना, चूड़ियाँ जो कसता है अच्छे से, ऐसे पेंच कस से कसा जाता है, कस गया। अब हम कसेंगे तो कसाएगा ना, यदि हमने उसको दिया दीवार पे और हथौड़े से ठोक दिया तो क्या उसमें उतनी कसावट रहेगी? नहीं रहेगी। जैसे हमने ठोका है वैसे ही वो कभी भी निकल भी जाएगा। जब भी उस पर कोई वजन पड़ेगा, जब भी उस पर कुछ टांगा जाएगा तो वो गिर जाएगा। मतलब उसकी चूड़ी तो मार दी ना, बात में जो दम था वो तो गया ना काम से। तो यही बताए कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। अब कवि ने
यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने यहाँ पर स्वयं को रखकर मैं शैली का प्रयोग करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि अक्सर हम ऐसा करते हैं कि पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया कि एक एक आया तेज, हम भी हो गए, और बात इतनी बढ़ गई कि वो तो भाई मरने मारने पर उतर आए। हाँ, मतलब ये वो तो तुम्हारा परिवार, ये वो, मतलब इंसान अपनी इंसानियत भूल जाते हैं, ऐसी तक भाषा का प्रयोग कर देते हैं। उस बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की। अब यहाँ पर बताइए, ये जो थर्ड पर्सन रहता है ना, जो कुछ लोग रहते हैं ना जो सिर्फ तमाशा देखकर ताली बजाने का काम करते हैं, हाँ हाँ कह देना हम तेरे साथ खड़े, ऐसे लोग बहुत होते हैं। ऐसे लोग इतने होते हैं बेटा लाइफ में, अच्छे से समझना ये बात कि जब हम किसी से झगड़ा कर रहे होंगे ना, तो जिससे झगड़ा कर रहे होंगे उसके पीछे भी ऐसे लोग होंगे जो व्यर्थ में हाँ हाँ तू देखना हम तेरे साथ हैं, इधर वाले से भी कहेंगे हाँ हाँ तू डरना मत हम तेरे साथ हैं। वो ये भी करवा सकते थे कि भाई छोड़ो यार, हाथ मिला लो, अच्छे से रहो, क्यों झगड़ा करते हो, लेकिन उनको मजा आ रहा है। वो जो कह रहा है ना हम तेरे साथ है, वो साथ नहीं है, उन्हें मजा आ रहा है कि ये झगड़ रहे हैं, इनका झगड़ा हो रहा है, इनका जो अच्छा भाईचारे की भावना थी वो मिट रही है। ऐसे लोग बहुत हैं दुनिया में, तो ऐसे लोगों को हमें मतलब दूर ही रहना है, ऐसे लोगों से बचना है, उनकी बातों में नहीं आना है। अपनी बुद्धि का, अपने इंसानियत का बिल्कुल पूरी तरह से भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए काम करना है। इतनी सी बात बढ़ भी सकती है, बिगड़ भी सकती है, लेकिन हम यदि दूसरों की ये जो झूठी तमाशबीनों की तालियों की गड़गड़ाहट या ना कहेंगे अरे हम देख लेंगे, हम तेरे साथ हैं, कौन क्या करेगा, कोई साथ नहीं देता है बेटा। जब मुसीबत आती है ना, जब वास्तव में जब किसी को किसी की आवश्यकता होती है, तब कोई भी नहीं होता सिवाय उसके। ये युगों युगों से देखा जा रहा है। रावण कितना शक्तिशाली था, पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बताऊं, कितनी भारी भरकम सेना, अरे दशों दिशाओं पर जिसने राज किया, सब कुछ किया, अंतिम समय में कौन था उसके साथ, कोई नहीं। अब और एग्जांपल ले लो, कंस की से देखो आप, बिल्कुल यहां पर आ जाओ ना, दुर्योधन को देख लो आप, तो और भी आप लोग भी सोचते होंगे कि वास्तव में जो हमें करना होता है हमारे बलबूते पर ही करते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो खुद है, बस वो खुद के बलबूते पर ही कुछ करे तो ही करना, किसी के ताली बजाने से या किसी के हाँ हाँ तू चल ऐसे बिल्कुल किसी के कान भरने में मत आना। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये कविता हमें यही सीख देती है कि तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, मतलब जो बात आराम से बन सकती थी अब वो इतनी बिगड़ गई कि अब वो बन ही नहीं सकती, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उस कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। आखिरकार कब तक कोई झगड़ेगा, कब तक कोई लड़ेगा, कहेगा ना ठीक है। तो ऐसे में हम अपनी अहंकार की भावना इन सब को क्यों रखें यार, क्यों मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हार जीत नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति, मैं तो कहती हूँ कि हे माँ सरस्वती सबको सद्बुद्धि देना, किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, सब अच्छे से रहें। मेरा हमेशा यही कहना भी रहता है मेरे बच्चों से, और माँ सरस्वती से यही कहती हूँ कि माँ सरस्वती आपने हमें इंसान बनाया है, बुद्धिमान प्राणी बनाया है, सद्बुद्धि देना, सबको सद्मार्ग पर चलें, सत भाषा, सद्विचार, ये सब हमें प्रदान करना, हम मनुष्यों को प्रदान करना, ताकि सब आपस में मिलजुल कर रहें। देखिए कविता में यही बताया कि जो भाषा की सहजता और सरलता में जोर दिया गया है कि कविता या बात के भाव उद्देश्य श्रोता और पाठक तक आसानी से पहुंच सके। उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे हैं जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में कवि ने अपने तरीके से समझाया ना, क्योंकि वो कवि हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि बात स्पष्ट नहीं हो पाई जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह नहीं समझ पाए। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से समझाने के लिए उन्होंने भाषा के शब्दों को, वाक्यांशों को और थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया उनका, है ना, आदि को बदल कर आसान किया, उलट पुलट कर दिया। पूरी कोशिश की इस भाषा के बदलाव से उनके भाव तक पहुंच जाए, फिर वह भाषा के उलट फेल के जंजाल से मुक्त हो, परंतु कवि को इससे कोई सफलता नहीं मिली। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए, कैसे लिखा जाए, यही लोगों की समझ में आसानी से आ सके। और हुआ क्या कि शब्दों के तोड़ मरोड़ कर भाषा को और जटिल बनाता चला गया। जो बात आसानी से बन सकती थी, ये लाइफ लेसन है बेटा,
ये जीवन है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है ऐसा। अंत में वही हुआ जिसको कवि को डर था कि भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने जोर जबरदस्ती भाषा में बदलाव किया तो कविता प्रभावहीन हो गई, एकदम इमोशनलेस, कोई भी उसमें प्रभाव नहीं बचा, उद्देश्यहीन भी हो गई, कोई बात नहीं बचा और कविता के केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगी। जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह पेंच को अंत में ठोक दिया जाता है। इस स्थिति में कविता की बाहर से देखने पर तो कविता ऐसी लगती थी, परंतु उसमें भाव की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी। अच्छी बात को कहने के लिए, अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा और शब्दों का सही बात और भाव जुड़ना आवश्यक है, तभी वह समझने में आसानी होगी। मतलब हम मनुष्य हैं, सबको दिखाई दे रहा है हम मनुष्य हैं भाई, व्यक्ति हैं, तो सिर्फ दिखने से काफ़ी होता है। अरे व्यक्ति का व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना होता है, दर्पण होता है, मिरर होता है। किस तरह का व्यवहार हम कर रहे हैं वही हमारा परिचय देता है। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, या जो अपनी बात मनवा सकता है लड़ाई से झगड़े से, वो पावरफुल है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य बताइए कि आखिर कवि क्या कहना चाहते हैं। तो किशोर और युवा वर्ग में क्षमता से इच्छा शक्ति चरम सीमा पर होती है, यहाँ पर यही बताया है। वे स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनको पाने की हर संभव कोशिश करते हैं, इनकी आंखों में आसमान की ऊंचाइयों को पाने के सपने होते हैं। बड़ों को बच्चों की क्षमता, उनकी सलाह को भी ध्यान में रखना चाहिए। कविता के बहाने इन दिनों आज के समय में कविता के वजूद लोग आशंकित है, शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना तो कभी कोई व्यक्ति को रिप्लेस कर पाया है, ना कभी कोई भावों को रिप्लेस कर पाया है, ना कोई कर पाएगा, चाहे एआई आए या कुछ आए। इंसान ने ही एआई का निर्माण किया, इंसान ने ही कंप्यूटर्स एंड ऑल जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका निर्माण किया, तो वो हमसे पावरफुल कैसे हो सकती हैं, ये समझना हमारी भूल नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हमें नहीं समझना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी के आने से कुछ भी फर्क नहीं होता है। हम में दम होनी चाहिए, हमारे कर्म एकदम फुल्ली ईमानदारी से होना चाहिए। हमें कभी किसी का डर नहीं रहेगा होगा जब हम अपना काम पूरी ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से और समय के साथ, परिवर्तन के साथ करेंगे। तो इतना ज़रूर याद रखना है कि अपडेट होते रहना है, अपडेशन ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराना हो जाता है वो पुराना हो जाता है ना, रह गया ना। आज हमें हमेशा वर्तमान के साथ चलना होगा, ठीक है। हमें बिल्कुल आज की युवा पीढ़ी के विचारों को भी समझना होगा, उनके विचारों से हमें अपने विचारों को मिलाना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उनसे सीखनी होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े हैं तो हम ही उनको सिखाएं और हम हमेशा ये उनसे उम्मीद लगाएं कि तुम हमारी बात ही मानो क्योंकि हम बड़े हैं। नो बच्चे, नो, हम आपसे भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो कवि क्या कहते हैं? कवि यही कहते हैं कि कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों हम दूसरों को पर्याय के रूप में जान रहे हैं, सभी के अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। मतलब जब जो बात सही रूप से हो जाती है तभी वो बात सबके समझने योग्य होती है। बात के भाषा में उलझने पर कवि ने क्या किया? जब बात भाषा में उलझ गई तो सारी मुश्किलों को धैर्य से नहीं समझ सका और पेज को खोलने के बजाय उसने बेतरतीब तरीके से उसको कसता चला गया। जो बात आसानी से बन सकती थी वो पूरी तरह से उलझ गई, ठीक है। चूड़ी मर जाने का क्या काम, मतलब क्या आशा है? तो यहाँ पर भाषा को तोड़ने मरोड़ने के कारण उसका मूल जो प्रभाव है ना वो खत्म हो गया। जब प्रभाव ही नहीं रहेगा तो उस बात का महत्व क्या रहेगा? इसलिए कवि हमेशा हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो भी बात हम कर रहे हैं, जिसके भी आमने सामने बैठकर, चाहे हम दो व्यक्ति बात कर रहे हो या किसी सभा या समूह में हो, हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हमारी भाषा इतनी तुली हुई होना चाहिए कि पहले तौलो फिर बोलो, क्योंकि शब्द एक बार जो निकल जाते हैं वो वापस नहीं आते, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इसी तरह से हर एक पाठ, हर एक कविता के वन शॉट के साथ मैं मिलती रहूंगी, तो बने रहो मेरे साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।